मतलब होता है? आर्थिक नियोजन या इकोनॉमिक प्लानिंग का क्या अर्थ होता है? क्या आप लोगों को पता है? आर्थिक नियोजन या इकोनॉमिक प्लानिंग अपने धर्म में किसी क्षेत्र में बताएं। ये एक पार्ट है, आर्थिक नियोजन का एक पार्ट। यानी कि किसी भी देश में आपको पता है प्राकृतिक संसाधन होते हैं, मानवीय संसाधन होते हैं और आर्थिक संसाधन होते हैं। तो जो भी देश है वो अपनी ज़रूरतों को, अपनी आवश्यकताओं को, अपनी जो मूलभूत आवश्यकता उन सबको पूरा करने के लिए जब अपने देश में उपस्थित प्राकृतिक, मानवीय, आर्थिक मतलब जो संसाधन है उनका समुचित, संयमित और बेहतर तरीके से उपयोग करता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? आर्थिक नियोजन या इकोनॉमिक प्लानिंग। जैसे मान लीजिए आपका परिवार है, आपके परिवार में कुछ प्राकृतिक रिसोर्सेज होंगे जैसे खेती बाड़ी वाली चीज़, मानवीय रिसोर्सेज होंगे जो फिजिकली भी वर्क कर सकते होंगे और मेंटली भी वर्क कर सकते होंगे। इसके अलावा आपके पास कुछ संचित पूंजी होगी तो आपकी घर की जो आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा, मकान और पढ़ाई लिखाई, स्वच्छता, अन्य सारी चीज़ें, इन सब का आप कैसे आवश्यकता का पूरा करेंगे? तो मानवीय जो पावर है उसका भी उपयोग करेंगे, जो संचित निधि है उसका भी उपयोग करेंगे, जो आपके पास खेती बाड़ी है उसका भी उपयोग करेंगे। ओवरऑल उन सारे रिसोर्सेज का उपयोग करके आप अपने ज़रूरतों को पूरा करेंगे तो आपके घर का इकोनॉमिक प्लानिंग हो गया। ओके, सेम ऐसे ही जो देश है इसमें आपको पता है गवर्नमेंट को बनाती है आप लोग, राज्य स्तर का, स्थानीय स्तर का, केंद्र स्तर का जो है वो सरकार आप लोग बनाते हैं कि वो आपके देश के जो रिसोर्सेज हैं, चाहे वो मानवीय हो, चाहे वो प्राकृतिक हो और चाहे आर्थिक हो, उनका सही तरीके से उपयोग करके आपका हर तरीके से विकास सुनिश्चित करें। आपके लिए सुरक्षा की व्यवस्था करें, आपके लिए रोजगार की व्यवस्था करें, आपके लिए हॉस्पिटल्स, रोड, आपके लिए मतलब हर चीज़ की व्यवस्था करें। इसलिए हम क्या करते हैं? अपने लिए सरकार चुनते हैं। यही रीज़न होता है ना इस, और जब वो सही से काम नहीं करते तो 5 साल बाद आप लोग उनको चेंज कर देते अगर आपके अंदर जागरूकता है तो। अन्यथा वो अपना जो है धर्म की राजनीति और जो है अन्य तरह की राजनीति के द्वारा फिर से वापस आ जाते हैं। तो बात हो रही कि आर्थिक नियोजन या इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है, तो समझ में आ गया। आपके देश में जितने भी मानवीय, आर्थिक और जितना भी आपका प्राकृतिक रिसोर्स है, इसका आपके देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जब बेहतर तरीके से उपयोग किया जाता है तो इसी को हम कहते हैं आर्थिक नियोजन। ओके, आर्थिक नियोजन भी कई तरह से पूरा किया जाता है। जो आर्थिक नियोजन है इसके कई प्रकार हैं। जैसे पहला है राज्य के हस्तक्षेप के आधार पर। राज्य मीन्स होता है देश, और देश में मतलब कि सरकार। राज्य के हस्तक्षेप के आधार पर 2 तरह का नियोजन होता है। एक होता है केंद्रीय नियोजन और एक होता है जिसमें केंद्र का ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं होता। यानी कि क्या है? पहला आपका आदेशात्मक और निर्देशात्मक। आदेशात्मक और निर्देशात्मक में अंतर होता है। आदेश में मतलब वहाँ भी आपको आदेश दिया जा रहा है और आपको जैसे आदेश दिया जा रहा है वैसे काम करना है, और एक में आपको निर्देश दे दिया गया, आप उसी निर्देश के अकॉर्डिंग काम करेंगे लेकिन उसमें आप लचीलापन है। तो एक आदेशात्मक और एक निर्देशात्मक। यानी कि जो केंद्रीय सरकार है, जो केंद्रीय गवर्नमेंट है, अगर वो कोई प्रोग्राम या कोई भी केंद्रीय संस्था कोई भी जो है मान लीजिए कोई प्लान लेकर के आती है और उसको लाती भी खुद है और क्रियान्वित भी खुद ही करवाती है तो ये हो जाएगा केंद्रीकृत नियोजन या एक तरीके से आदेशात्मक नियोजन। इसमें कोई फेरबदलाव नहीं कर सकते। और दूसरा है कि जो उसका जो खाका है वो केंद्र या एक महत्वपूर्ण संस्था निर्धारित करेगी, लेकिन उसको निजी लोगों के हाथ में छोड़ देगी कि जो निर्देश दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आप काम को अच्छे से अंजाम दीजिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा? निर्देशात्मक नियोजन। यानी कि यहाँ पे पूरी तरह से जो कंट्रोल है वो केंद्र का नहीं है, बल्कि यहाँ पे आप थोड़ी अपने स्वतंत्र विचारधारा के साथ काम कर सकते हैं। तो राज्य के हस्तक्षेप के आधार पर नियोजन 2 प्रकार के होते हैं, एक आदेशात्मक और दूसरा निर्देशात्मक। आदेशात्मक में जब वो खाका भी खुद ही बनाए और उसको संचालित भी खुद ही करे, और दूसरे में वो खाका तो बनाएंगे लेकिन संचालित खुद नहीं करेंगे। ये हो गया राज्य के हस्तक्षेप के आधार पर नियोजन। बात समझ में आई यहाँ तक? नेक्स्ट है आपका जो है लक्ष्य प्राप्ति की रणनीति के आधार पर नियोजन। इसमें संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक है।
संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक। संरचनात्मक मतलब होता है कि जब जो हमारी गवर्नमेंट है या हमारा सरकार है, जो पावरफुल संस्था है, वो अगर कोई काम करती है और उसके संरचना में परिवर्तन करके करती है, यानी कि ज़रूरत है संरचना में परिवर्तन का और उसके संरचना में परिवर्तन कर देती। जैसे जब देश आज़ाद हुआ तो ज़रूरत थी चकबंदी की, ज़रूरत थी हदबंदी की, ज़रूरत था अपखंडन और अपविभाजन को रोकने का। जब सरकार ने ये चीज़ अपनाया कि हदबंदी ला करके ज़्यादा लैंड वालों को सीमित कर दिया और जिनके पास नहीं था उनको लैंड उपलब्ध करा दिए, जो हमारे दूर दूर तक बिखरे थे चकबंदी के तहत उसको इकट्ठा कर दिया और जो टूट रहे थे उसको सहकारी कृषि के तहत जोड़ने का प्रयास किया। ये कैसा परिवर्तन है, नियोजन है संरचनात्मक स्वरूप में परिवर्तन आया। बड़े आकार वाले छोटे में बदले और जो बहुत छोटे छोटे थे उन्हें जो है एक जगह करने का कोशिश किया गया। ये कैसा परिवर्तन है, संरचनात्मक परिवर्तन। दूसरा है प्रकार्यात्मक, यानी कि उसका प्रकार में परिवर्तन। जैसे प्राचीन काल से आपके काम करने का तरीका अलग था। आप कृषि करते थे तो एक ही बीज बार बार लगाते थे, आप वही पुराने तरीके से सिंचाई करते थे, आप कोई नए तरह का खाद का उपयोग नहीं करते थे। लेकिन आपने अपनी कृषि करने के प्रकार में, पद्धति में परिवर्तन कर दिया। हरित क्रांति लाई गई, उन्नत किस्म के बीज आए, उन्नत किस्म के खाद आए, अच्छी सिंचाई व्यवस्था की गई, उन्नत किस्म के कीटनाशकों की उपस्थिति की गई और आपने अपने काम करने के तरीके में परिवर्तन कर दिया। तो ये क्या हो गया, प्रकार्यात्मक परिवर्तन या नियोजन। समझ में आया, संरचनात्मक नियोजन और दूसरा प्रकार्यात्मक नियोजन। एक जो संरचना में परिवर्तन करके नियोजन करे आपके बेहतरी के लिए, और दूसरा जो काम करने के तरीके में परिवर्तन करके आपके लिए बेहतर रिजल्ट लेकर के आए, वो क्या हो गया, प्रकार्यात्मक नियोजन। यहाँ तक समझ में आया नियोजन किसे कहते हैं। और सरकार के हस्तक्षेप के आधार पर निर्देशात्मक और आदेशात्मक। और इसके अलावा जो आप लक्ष्य प्राप्ति के लिए कोई नियोजन बना रहे हैं तो उसके लिए दो तरह का नियोजन, एक आपका हो गया प्रकार्यात्मक और एक हो गया आपका संरचनात्मक। कंफर्म है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है योजना निर्माण के आधार पर नियोजन। योजना निर्माण के आधार पर नियोजन, यानी कि एक नियोजन जो होगा वो केंद्रीकृत होगा और दूसरा आपका होगा विकेंद्रीकृत। केंद्रीकृत का मतलब होता है जब सारे पावर, सारी शक्तियाँ, सारे रिसोर्सेज एक व्यक्ति में केंद्रीकृत हो जाए तो वो केंद्रीकृत नियोजन है। यानी कि जब कोई एक व्यक्ति सभी के लिए काम करे और वो अपने हिसाब से जैसा चाहे वर्क करे तो वो केंद्रीकृत है। लेकिन एक ही काम को करने के लिए बहुत सारे लोगों को पावर दे दिया जाए तो क्या हो गया, विकेंद्रीकृत। जैसे जब केंद्र सरकार कोई योजना लाती, जैसे उज्ज्वला योजना, जैसे किसान के लेके आया गया कि उज्ज्वला योजना होना चाहिए, या किसानों के लिए सम्मान निधि, ये क्या है, केंद्र सरकार कर रही है, सबके लिए कर रही है। तो कैसा नियोजन है ये, केंद्रीकृत। या स्वच्छ भारत अभियान, इस तरह के बहुत सारे अभियान जो केंद्र सरकार लेके आई, ये पूरे भारत के लिए लेके आई, यानी कि ये आपका नेशनल लेवल का वर्क था। तो ये कैसा हो गया, केंद्रीकृत नियोजन हो गया। विकेंद्रीकृत नियोजन का मतलब है जिसमें केंद्र सरकार, जिसमें राज्य सरकार, जिसमें आपकी स्थानीय सरकार, जिसमें निजी लोग और जिसमें आम लोगों की सहभागिता हो, ऐसे काम को हम क्या कहेंगे, विकेंद्रीकृत नियोजन, जिसमें सबकी ज़रूरत हो, सारे लोग काम करें। जैसे आप देखेंगे सरकार कहती है ना, गैस का जो कनेक्शन है, राज्य सरकार कहती है कि सिलेंडर आप हमें देते हैं लेकिन गैस उसमें भर के हम जनता को उपलब्ध कराते हैं, क्योंकि जो गैस है ये राज्य का विषय है। लेकिन घोषणा कौन कर दिया, केंद्र सरकार ने, कि सबको फ्री कनेक्शन देंगे, लेकिन वो है तो राज्य सूची में, तो राज्य सरकार का कर्तव्य है। तो इसमें अखिलेश जी ने क्या कहा था कि आपने भले घोषणा कर दिया कि हम सबको फ्री में कनेक्शन दे रहे हैं, लेकिन उसमें गैस तो हम ही भर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें जिसमें स्थानीय और राज्य सरकार, केंद्र सरकार, निजी लोग और सबकी भागीदारी हो, क्या हो गया, विकेंद्रीकृत नियोजन हो गया। तो ये भी आपका क्या हो गया, नियोजन का प्रकार है। और नेक्स्ट है आपका क्षेत्रीय व्यापकता के आधार पर नियोजन, यानी कि क्षेत्रीय व्यापकता, क्षेत्र में कितना ज़्यादा दूर को वो कवर कर रहा है। क्षेत्रीय व्यापकता के आधार पर नियोजन दो प्रकार का होता है, एक राष्ट्रीय नियोजन और एक होता है क्षेत्रीय नियोजन। राष्ट्रीय नियोजन से तो पता चल गया होगा कि ये पूरे राष्ट्र स्तर पर आएगा और इसमें सभी लोग लाभान्वित होंगे। और क्षेत्रीय नियोजन का मतलब है जो किसी क्षेत्र विशेष के लिए आएगा, जैसे पूर्वोत्तर के लिए कोई योजना आ गई, या जो है पहाड़ी राज्यों के लिए कोई योजना आ गई, या जम्मू कश्मीर के लिए कोई स्पेशल प्रावधान कर दिया गया। तो एक ऐसा नियोजन है, क्षेत्रीय नियोजन है। लेकिन अगर पूरे
लाए जा रहे हैं, चाहे वो क्षेत्रीय स्तर हो, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, चाहे वो केंद्रीकृत हो, चाहे वो विकेंद्रीकृत हो, चाहे वो आदेशात्मक हो या वो निर्देशात्मक हो, ये सारे लोग आपके देश के रिसोर्सेज का सही तरीके से उपयोग करके जनता को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचाने के लिए लाए जाते हैं। तो नियोजन का मतलब समझ में आ गया कि आपके देश में जितने भी प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं, जितने मानव रिसोर्सेज हैं, जितने आर्थिक रिसोर्सेज हैं, उनका आपके देश की आवश्यकताओं को या आपके देश के लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जब सरकार सही तरीके से प्लानिंग करके कोई काम करती है तो इसी को हम कहते हैं आर्थिक नियोजन या इकोनॉमिक प्लानिंग। और आपको पता है नियोजन शब्द आपकी समवर्ती सूची का है, यानी कि इस पर वर्ग, केंद्र और राज्य दोनों करते हैं। जब भी कोई नियोजन का काम होगा तो सरकार भी उसमें दोनों सरकारों का मिला जुला जो है स्वरूप देखने को आपको मिलेगा। ये ना तो सिर्फ केंद्र का है और ना ही सिर्फ राज्य का है। तो ऐसे भी पता चल रहा है ना कि लगभग सभी में एक में केंद्र मजबूत तो दूसरे में राज्य की सहभागिता, यानी कि मिला जुला करके ये दोनों का विषय है, दोनों लोग इसमें वर्क करते हैं। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? बहुत मतलब एक ब्रॉड बात मैंने आप लोगों को बहुत कम समय में बता दी है। इसको अगर आप सोचेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि बिल्कुल भी टफ नहीं है। अगर बिल्कुल अपने दिमाग को ओपन करके और उस चीज़ को फील कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं कि इस शब्द का मतलब क्या होता है, तो आप बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ें समझ सकते हैं। और आपको सिर्फ एक बार और सुनने की जरूरत पड़ेगी जब आप बोलेंगे। अरे था केंद्रीकृत तो सभी को पता होना चाहिए, विकेंद्रीकरण का मतलब सबको पता है, उसका सेम अपोजिट। राष्ट्रीय स्तर की बात है सबको पता है, क्षेत्रीय की बात करेंगे ये भी पता है, आदेशात्मक में भी पता होगा कि जो आदेश देगा वो पावरफुल होगा और उसे हमें मानना पड़ेगा। निर्देश में एक तरीके से एडवाइस या एक तरीके से कहिए कि उतना जो है ये हाँ सशक्त नहीं होता। इसमें आप थोड़ा बहुत अपना, जैसे आपको किसी ने निर्देश दिया, आप उसमें अपना कुछ एडवाइस भी कर सकते हैं या थोड़ा बहुत परिवर्तन उसमें ला सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके नियोजन से लेकर के थी, जो कि आपका नियोजन चल रहा है। तो हम देख रहे हैं कि नियोजन यानी कि जो हमारे देश के संसाधन है उसका कैसे उपयोग होगा, और अभी तक देश के संसाधनों का उपयोग करने के लिए कौन कौन से काम किए गए हैं ये भी हमें देखना है। पहले से लेकर के आज तक आपके देश के संसाधनों का नियोजन किस तरह से किया गया है, सरकार ने किस तरह से काम किया है और किस सरकार ने इस क्षेत्र में क्या बेहतर काम किया है। तो यहाँ तक का क्लियर है आप लोगों को? नेक्स्ट है आप लोगों का आर्थिक नियोजन की प्रमुख विशेषताएं। विशेषता क्या है? अगर आप अपने घर में बेहतर तरीके से वर्क कर रहे हैं, यानी कि सभी संसाधनों का सही तरीके से उपयोग कर रहे हैं, तो क्या इससे विशेषताएं होंगे? यानी कि इससे क्या होगा? संसाधनों का समुचित उपयोग होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, समृद्धि आएगी, विकास होगा, और सारी संसाधनों का जब सही तरीके से उपयोग होगा तो ये क्या एक समावेशी विकास होगा, सतत विकास होगा। तो इसकी विशेषताएं हैं कि अगर हम सही तरीके से नियोजन करके काम कर रहे हैं तो हम उन सारी ज़रूरतों को अपना पूरा कर सकते हैं जो कि हमारी ज़रूरत है। हम अपने रिसोर्सेज का अगर सही तरीके से उपयोग करें, जैसे मैंने कई बार कहा कि भारत के पास सबसे ज़्यादा युवा जनसंख्या है इस समय, जो मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत कुछ बेहतर कर सकता है। अगर सरकार इनका सही तरीके से उपयोग कर ले तो ये जो नियोजन शब्द है सही मायने में तभी सरकार अच्छा प्रदर्शन करे। यानी कि नियोजन का मतलब है कि सरकार सिर्फ प्राकृतिक रिसोर्सेज का ही नहीं, इन मानवीय रिसोर्सेज का और आर्थिक रिसोर्सेज का भी उनको बेहतर उपयोग करना चाहिए। तब जाकर के माना जाएगा कि वो जो नियोजन कर रहे हैं हमारे देश का, वो उस संसाधनों का सही नियोजन कर रहे हैं। लेकिन अगर उन्होंने इसमें से एक भी पार्ट को छोड़ दिया, इसका मतलब उनका नियोजन करने का तरीका सही नहीं था और फिर अपने उस लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाएंगे जो उनको करना चाहिए था। नेक्स्ट है आप लोगों का आर्थिक नियोजन की सफलता के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। किसी भी घर के या देश के नियोजन के लिए कौन से आवश्यक तत्व होने चाहिए। जैसे आपके परिवार से ले लेते हैं, मान लीजिए आपके परिवार में मानवीय रिसोर्सेज भी हैं, प्राकृतिक रिसोर्सेज भी हैं और आर्थिक रिसोर्सेज भी हैं, लेकिन कोई घर में प्रभावशाली व्यक्ति तो नहीं है जो सबको कंट्रोल कर सके, मानवीय रिसोर्सेज को भी कर सके, प्राकृतिक और ये सारे रिसोर्सेज को कंट्रोल कर सके और सब लोग अपने तरीके से काम कर रहे हैं। तो क्या आपके परिवार में नियोजन अच्छा हो पाएगा? नहीं। इसके लिए एक सशक्त जो है राजनीतिक संस्था का होना जरूरी है। इसके अलावा संस्था ही नहीं, जैसे बीजेपी है बहुत पावरफुल है, जो चाहे निर्णय ले सकती हैं। इसके साथ साथ मजबूत इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए कि कोई काम हम शुरू करेंगे तो उसको अंजाम तक लेकर के जाएंगे और चाहे कुछ भी हो जाए उस काम को पूरा करेंगे। जैसे मोदी जी के 2-3 काम, जैसे उन्होंने मुद्रा परिवर्तन कर दिया था ना,
तो ये एक मजबूत इच्छा शक्ति का उदाहरण था। उन्होंने जो कश्मीर में जो समस्याएं हुई और उन्होंने स्ट्राइक जो करवाया, ये मजबूत इच्छा शक्ति का उदाहरण है। तो इस तरह का वो मजबूत इच्छा शक्ति का हर जगह बच्चे दे सकते हैं। जैसे युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था कर सकते हैं, जो प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं इनको बचाने के लिए ऐसे सशक्त काम कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या एक पावरफुल व्यक्ति भी होना चाहिए, लेकिन उसके पास पावरफुल होने से नहीं बल्कि मजबूत इच्छा शक्ति भी होना चाहिए, उसके अंदर निर्णय लेने की क्षमता भी होनी चाहिए। ये दो चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है किसी भी देश के विकास के लिए। उसके बाद आपके पास प्राकृतिक रिसोर्सेज होने चाहिए और उसका विवेकपूर्ण दोहन होना चाहिए। ये नहीं कि आप सरकार के रूप में आए और जैसे बात हुई ना, ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी अब तक के बनाए गए आपके सार्वजनिक संस्थान हैं उन सबको बेच डालिए और उन सबका विनिवेश कर दीजिए। तो ये क्या, ये सतत विकास फिर नहीं हुआ, क्योंकि एक टाइम के बाद सब कुछ प्राइवेट हो जाएगा और जो गरीब लोग हैं फिर उनकी ज़रूरतें पूरा करने में समस्याएं होंगी या उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। यानी कि आपने सतत विकास पर ध्यान नहीं दिया, आपने सिर्फ समृद्धि पर ध्यान दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे अर्न हो जाए जिनका हम दूसरे चीज़ों में उपयोग कर सकें, जबकि उस पर अगर और बेहतर काम किया जा सकता था, उन सारी चीज़ों को और बेहतर किया जा सकता था, उसमें पैसे लगा करके उनको और बढ़िया किया जा सकता था ताकि वो हमेशा काम करते रहें, आने वाली पीढ़ियों को ये सेवाएं और ये सस्ती जो सुविधाएं हैं ये उपलब्ध होती रहे। तो ये दो चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण। इसके अलावा आप देखेंगे अनुकूल वातावरण, यानी कि आर्थिक विकास और समृद्धि के लिए अनुकूल वातावरण। जैसे आप लोग IAS की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके घर में अच्छा सिचुएशन ना मिले तो क्या संभव है कि आप लोग तैयारी कर पाएंगे? आप मानसिक रूप से डिस्टर्ब रहेंगे, घर में माहौल नहीं मिलेगा, आप IAS या किसी भी एग्जाम की तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो एक अनुकूल वातावरण भी होना चाहिए, चाहे वो देश की बात करें चाहे घर की। अनुकूल वातावरण के बिना विकास और समृद्धि या कोई भी आर्थिक नियोजन संभव ही नहीं है। तो ये इसके लिए अनुकूल वातावरण भी होना चाहिए। इसके अलावा और क्या चाहिए? इसके अलावा आप देखेंगे आवश्यक संसाधनों एवं पूंजी की उपलब्धता। आपके पास संसाधन भी होने चाहिए, पूंजी भी होनी चाहिए। जैसे आप चाहते हैं कि शिक्षा हमारे यहाँ उसमें परिवर्तन होना चाहिए, जो है टेक्निकल शिक्षा आनी चाहिए, बच्चों का बैग का बोझ कम होना चाहिए, उनको जो है नए नए अनुसंधान कार्य में लगाना चाहिए। तो उसके लिए आपके पास रिसोर्स और पैसे दोनों होने चाहिए। यानी कि आप पावरफुल हैं, आपके पास इच्छा शक्ति भी है, लेकिन आप बिना पैसे के काम कैसे करेंगे? तो आपको पैसा भी चाहिए और रिसोर्स मतलब लैंड भी चाहिए उसके लिए, और जो दूसरे संसाधन है वो भी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो नियोजन हो पाएगा। यानी कि नियोजन होने के लिए कोई एक कारक जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए। आप अपने घर का विकास करना चाहते हैं तो आपके पास लैंड भी होना चाहिए, अगर वहाँ पे कुछ बेहतर काम करना चाह रहे हैं, आपके पास पैसा भी होना चाहिए, आपकी सोच भी ऐसी होनी चाहिए, आपके अंदर वो क्षमता भी होनी चाहिए। जैसे आप लोग तैयारी करने आए हैं तो ऐसा नहीं आप जो है अगर आपके पास पैसा नहीं है, मान लीजिए ये योजना नहीं होती तो बिना पैसे के तैयारी करना मुश्किल होता। आपको किताबें लेनी है तो भी पैसा चाहिए, आपको कॉपी पेन लेना है तो भी पैसा चाहिए, और अगर आपको किसी टीचर का मार्गदर्शन चाहिए तो उसके लिए तो पैसा चाहिए ही चाहिए। और इसके अलावा आपके परिवार का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों को आपका जो है आपके अंदर गंभीरता चाहिए, थोड़ी सी सहन शक्ति चाहिए, और जो है दिमाग को एकाग्र करने की क्षमता, उतनी देर बैठने सोचने समझने और विचार करने की क्षमता भी होनी चाहिए। इसी वजह से आप देखते हैं तैयारी करने तो बहुत सारे बच्चे निकलते हैं, लेकिन जिसके अंदर ये सारे गुण होते हैं वही लास्ट तक पहुँचता है। अन्यथा लोग पढ़ते पढ़ते बीच बीच में ही क्या होते हैं, हटते चले जाते हैं और लास्ट स्टेप जो है वो वही पार कर पाता है जिसके पास ये सारी चीज़ें होती हैं। इनमें से एक दो कम हो सकता है, लेकिन कम से कम आपकी सोच, आपका जो गंभीरता है, आपकी मजबूत इच्छा शक्ति और आपकी मेहनत, ये तो कम से कम होना ही चाहिए। अगर ये है तब भी आप आगे स्टेप तक पहुंच सकते हैं अपने सर्व की मेहनत से भी। अन्यथा कोई कितनी भी चीज़ें प्रोवाइड करा दे, अगर इसमें से एक दो भी कम है तो लास्ट स्टेप तक पहुँचना मुश्किल हो जाता है। तो किसी भी देश के आर्थिक नियोजन के लिए, विकास के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके अंतिम उस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए वो सारी चीज़ें जरूरी हैं जो आपके परिवार के लिए जरूरी हैं। अर्थव्यवस्था को पढ़ना बहुत आसान है, बहुत सारी चीज़ें आप अपने परिवार में लागू करके सोच सकते हैं कि हमारे परिवार में कौन सी चीज़ें होंगी तो ये बेहतर होगा। सेम वैसा ही आपका ये देश है, उसमें कौन सी चीज़ें होंगी तो आपका देश ज़्यादा विकास कर सकता है और डेवलपमेंट कर सकता है। तो भारतीय नियोजन का इतिहास, अभी तक भारत में नियोजन के लिए कौन कौन से काम किए गए हैं उसको देखेंगे, और उसके बाद जो आप देखेंगे पंचवर्षीय योजनाएं हो गई, आर्थिक नियोजन में आपका योजना आयोग हो गया, इसके अलावा आपका जो है एक और भी
राष्ट्रीय विकास योजना, ये सारी आपके नियोजन के क्षेत्र में है। जो नीति आयोग है ये भी क्या करता है, नियोजन का ही काम करता है। सभी क्षेत्र में जो आपका योजना आयोग था उसी को रिप्लेस करके ये नीति आयोग लाया गया। योजना आयोग ज़्यादा ब्रॉड स्तर पे वर्क नहीं करता था। ये जितने भी आर्थिक काम होते थे, आर्थिक क्रियाकलाप होते थे, उन्हीं के ऊपर निगरानी रखता था, उन्हीं का परीक्षण करता था और उसी में बेहतर करने का प्रयास करता था। लेकिन जो आपका नीति आयोग आया है ये हर फील्ड पर ध्यान देता है, जैसे स्वच्छता, जैसे शिक्षा, जैसे लिंगानुपात, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जैसे मतलब हर क्षेत्र जितना आप देख सकते हैं सभी क्षेत्र पर मतलब ये ध्यान देता है और सभी क्षेत्र में विकास को प्रोत्साहित करता है और उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है मोटिवेट करता है। और इसके लिए आप देखेंगे बहुत सारी रिपोर्ट भी नीति आयोग के द्वारा प्रकाशित किया जाता है और इसका जो लक्ष्य और उद्देश्य बहुत ब्रॉड है। लक्ष्य और उद्देश्य में अंतर होता है, पता है आपको लक्ष्य किसे कहते हैं और उद्देश्य किसे कहते हैं? लक्ष्य जिसका टाइम पीरियड होता है कि मुझे पूरा कंप्लीट करना है और उद्देश्य करने की इच्छा। ओके, और क्या आप लोग बता सकते हैं लक्ष्य और उद्देश्य किसे कहेंगे? देखिए लक्ष्य जो होता है ना एक होता है, जैसे IAS बनना एक लक्ष्य है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जितनी चीज़ें आपकी मदद करें वो सारे क्या हैं, उद्देश्य हैं। जैसे आपने सोचा कि मेरा जो है लक्ष्य प्राप्त करना IAS बनना है, लेकिन उसके बाद उद्देश्य क्या है? ज़्यादा पैसे कमाना, लोगों की सेवा करना, माता पिता को ज़्यादा सुविधाएं देना या अपने आने वाली पीढ़ियों को बेहतर जिंदगी देना, ऐसे बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं। लेकिन लक्ष्य क्या है? एकमात्र IAS बनना। यानी कि IAS बनने के उस लक्ष्य को प्राप्त करने में आपके जो उद्देश्य हैं वो मदद करती है। ये चीज़ें मोटिवेट करती है ना, जब मैं IAS बन जाऊंगा मेरे पास पावर होगा तो मैं जो ये लॉ एंड ऑर्डर है इसको मैं व्यवस्थित करूंगा, या ये भी इच्छा हो सकती है जब मैं IAS बनूंगा तो मैं बहुत पैसे कमाऊंगा और अपने माता पिता को बहुत सारी सुख सुविधाएं दूंगा। अगर गरीब फैमिली से हैं तो बच्चे का ये बड़ा सपना होता है कि अपने परिवार को, अपने माता पिता को एक मतलब बहुत अच्छा इन्वायरमेंट देंगे। और अगर उन्होंने बहुत गरीबी में जीवन यापन किया तो ये भी सोचेंगे कि अपने आने वाली पीढ़ी को बेहतर लाइफ देंगे। और अगर थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी सोच है तो सोचेंगे कि नहीं समाज में बहुत बुराइयां हैं जो मैं ऐसे नहीं सही कर सकता, मैं IAS बनने के बाद सही करूँगा। तो ये सब क्या है? उद्देश्य है और ये सारे उद्देश्य मिल करके आपको मोटिवेट करेंगे उस लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए। तो लक्ष्य एक होता है और उद्देश्य बहुत सारे होते हैं। उद्देश्य आपके लक्ष्य प्राप्ति में मदद करते हैं, ठीक है। तो जो आपका नीति आयोग है ये कुछ इसी तरह से काम करता है, लक्ष्य और उसके बाद उद्देश्य, फिर उसमें काम करने का तरीका, जिसमें आप देखेंगे 3 साल का एजेंडा, फिर आपका 15 साल का पूरा उनका ओवरऑल वर्क करने का तरीका। इसके पहले 5 सालों में चीज़ें बदल जाती थी, लेकिन अब इन्होंने टोटल 15 साल का रखा है। बीच बीच में 3 साल 5 साल के लिए उसका मुआयना भी करते रहेंगे कि काम चल रहा ठीक से या नहीं। तो बच्चों हेडिंग करेंगे, इसको आपको नोट करना है, भारतीय नियोजन का इतिहास। भारतीय नियोजन का इतिहास, भारतीय नियोजन का इतिहास। इसमें पहला हेडिंग है विश्वेश्वरैया, विश्वेश्वरैया योजना, विश्वेश्वरैया योजना, विश्वेश्वरैया योजना। इसे नोट कीजिएगा, भारत में आर्थिक नियोजन की पहली रूपरेखा, भारत में आर्थिक नियोजन की पहली रूपरेखा, पहली रूपरेखा का प्रस्ताव वर्ष 1934 में, का प्रस्ताव वर्ष 1934 में, यानी कि अंग्रेजों का टाइम था तभी की बात है ये। वर्ष 1934 में एम विश्वेश्वरैया द्वारा लिखित प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, विश्वेश्वरैया द्वारा लिखित प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक में दिया गया, नामक पुस्तक में दिया गया। यह योजना 10 वर्षीय थी, यह योजना 10 वर्षीय थी, जिसमें राष्ट्रीय आय को दोगुना करना, जिसमें यह योजना 10 वर्षीय थी जिसमें राष्ट्रीय आय को दोगुना करना,
औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करना, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करना तथा लघु एवं बड़े उद्योगों में, लघु एवं बड़े उद्योगों में सम्मिलित रूप से वृद्धि करना, लघु एवं बड़े उद्योग में सम्मिलित रूप से वृद्धि करना, सम्मिलित रूप से वृद्धि करना। नेक्स्ट है आपका फिक्की प्रस्ताव, फिक्की प्रस्ताव। नेक्स्ट है आपका फिक्की प्रस्ताव। फिक्की प्रस्ताव, इसमें नोट कीजिएगा 1934 में भारतीय पूंजीपतियों के, 1934 में भारतीय पूंजीपतियों के अग्रणी संगठन, अग्रणी संगठन, अग्रणी संगठन फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स, फेडरेशन ऑफ, रिपीट कर दे रहे हैं, 1934 में भारतीय पूंजीपतियों के अग्रणी संगठन फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने राष्ट्रीय नियोजन की आवश्यकता के महत्व को, राष्ट्रीय नियोजन के आवश्यकता के महत्व को समझा, समझा और इस हेतु राष्ट्रीय योजना आयोग की मांग की, और इस हेतु राष्ट्रीय योजना आयोग की मांग की, राष्ट्रीय योजना आयोग की मांग की। नेक्स्ट है कांग्रेस योजना, कांग्रेस योजना, द कांग्रेस प्लान, कांग्रेस योजना वर्ष 1938 में भारत में, वर्ष 1938 में भारत में नियोजन की आवश्यकता, वर्ष 1938 में भारत में नियोजन की आवश्यकता, आवश्यकता व संभावना पर विचार करने के लिए, आवश्यकता व संभावना पर विचार करने के लिए, विचार करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया। इस समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इस समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इस समिति ने देश की आर्थिक, इस समिति ने देश की आर्थिक समस्याओं से संबंधित सभी पहलुओं पर अध्ययन किया। इस समिति ने देश की आर्थिक समस्याओं से संबंधित सभी पहलुओं पर अध्ययन किया। नेक्स्ट हेडिंग कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, बॉम्बे प्लान, बॉम्बे प्लान, बॉम्बे प्लान। ये क्वेश्चन आ चुका है कि बॉम्बे प्लान में कितने उद्योगपति शामिल थे, या इनमें से कौन सा उद्योगपति है जो बॉम्बे प्लान में शामिल नहीं था। तो बॉम्बे प्लान में लिखिएगा, भारत के 8 प्रमुख पूंजीपतियों के द्वारा, भारत के 8
प्रमुख पूंजीपतियों के द्वारा 8 प्रमुख पूंजीपतियों के द्वारा देश के आर्थिक विकास की योजना तैयार की गई। देश के आर्थिक विकास की योजना तैयार की गई। देश के आर्थिक विकास की योजना तैयार की गई। इन 8 पूंजीपतियों में हाईलाइट कीजिएगा पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, कॉमा JRD टाटा, आगे बिड़ला, आगे JRD टाटा हो गया, आगे GD बिड़ला और आगे है लाला श्रीराम, कॉमा कस्तूरबा भाई लाल भाई, एक ही व्यक्ति का नाम है ये, कस्तूरबा भाई लाल भाई। आगे AD श्राफ, आगे आरदेशिर दलाल, तथा जान मथाई 8 लोग हैं टोटल, ज़्यादा मत काउंट कर लीजिएगा। जान मथाई, यह योजना 1944-45 में प्रकाशित हुई। ईयर भी इम्पोर्टेंट है। यह योजना 1944-45 में प्रकाशित हुई। 1944-45 में प्रकाशित हुई और इसका मेन उद्देश्य क्या था? तो कृषि का पुनर्संरचना यानी कि कृषि का जो है पुनरुद्धार, और इसके अलावा लघु कुटीर और जो उद्योग है, मध्यम उद्योग, बृहद उद्योग, इन सब का विकास, इन सब का मेन मोटिव था। और इसके अलावा अनिवार्य जो उपभोक्ता वस्तुएं हैं, इन सब का सही तरीके से आपूर्ति, इसी को लेकर के इन्होंने बॉम्बे प्लान बनाया था, जिसमें भारत के उसमें बड़े बड़े 8 उद्योगपति शामिल थे और वो टाइम था 1944-45 का। ठीक है, नेक्स्ट जो है गांधीवादी योजना। गांधीवादी आर्थिक चिंतन की विचारधारा का समावेश करते हुए हाईलाइट कीजिएगा नाम श्रीमन नारायण अग्रवाल ने 1944 में गांधीवादी योजना का विचार प्रस्तुत किया। इस योजना में कृषि क्षेत्र एवं लघु कुटीर उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया। इस योजना में कृषि क्षेत्र लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया। आपको पता भी होगा गांधी जी बहुत
अगर बड़ी बड़ी मशीनरीज आएंगी और वो उद्योग धंधों में काम करेंगी तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे। इसीलिए वो औद्योगिकरण का विरोध करते थे कि हमारे यहाँ औद्योगिकरण की जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ कृषि में विकास होना चाहिए, लघु कुटीर उद्योगों का विकास होना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले और ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे यहाँ प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं उनका उपयोग हो सके और सबका विकास हो, धरातल से विकास हो। ये कौन सोचता था? ऐसा गांधी जी का सोचना था। जैसे आपने नाम सुना होगा टॉप टू बॉटम और एक होता है बॉटम टू टॉप। तो टॉप टू बॉटम में क्या होता है बच्चों? ऊपर से नीचे जाना, नीचे से ऊपर। यानी कि जब आप हाईएस्ट पॉइंट से लोएस्ट पे आते हैं तब इसे कहते हैं टॉप टू बॉटम, और जब आप बॉटम से यानी कि धरातल से ऊपर की तरफ जाते हैं तो बॉटम टू टॉप। तो गांधी जी का कहना था कि देश आजाद हो तो सबसे पहले कृषि पर ध्यान दिया जाए, छोटे छोटे उद्योग धंधे लगाए जाए, धीरे धीरे करके विकास करेंगे और अपने देश को समृद्ध बनाएंगे। गांधी जी अंग्रेजी शिक्षा का भी बहुत ज़्यादा प्रतिनिधित्व नहीं करते थे, वो विदेशी जो कल्चर है उसका भी जो है प्रतिनिधित्व नहीं करते थे। और आपका जो टॉप होता है यानी कि सीधे बड़े बड़े उद्योग धंधे लगा दिए जाए और इसके बाद सीधे कहाँ पहुँच गए? एकदम हाईएस्ट। जैसे पहले आप देखते होंगे, छोटी सी बात आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं। पहले मोस्टली जब आप कहीं सार्वजनिक प्लेस पे जाते थे, हॉस्पिटल्स हो गया, रेलवे हो गया, या कोई भी ऐसा चीज़ जो सार्वजनिक है सबके लिए, वहाँ पे लिखा रहता था ना कि यहाँ पे जो है थूकना दंडनीय अपराध है, ऐसा लिखा रहता था। अभी क्या लिखा रहता है? अब लिखा रहता है ये परिसर आपका है, इसकी स्वच्छता आपकी जिम्मेदारी है। यानी कि तब कहा जाता था गलती करेंगे तो दंड मिलेगा, अब कहा जाता नहीं ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको इसे साफ रखना चाहिए। तो ये हो गया कि बॉटम से टॉप, यानी कि लास्ट में दंड का प्रावधान करेंगे, पहले लोगों को जागरूक करने का कोशिश करते हैं, उनका ध्यान आकर्षित करते हैं। पहले क्या होता था? सीधे दंड का प्रावधान। अब ये नहीं लिखा रहता, ये लिखा रहता ये आपकी जिम्मेदारी है, इसको स्वच्छ रखना, मतलब ये आपका है, ये संपत्ति आपकी है और इसकी सुरक्षा और स्वच्छता आपकी जिम्मेदारी है। कर्तव्यों के बारे में आपके मूल कर्तव्यों के बारे में बताया। हाँ, मूल कर्तव्यों के बारे में बताया जाता, बिल्कुल सही है। हाँ, ये हो गया। नेक्स्ट है आप लोग बहुत पढ़ने वाले बच्चे हैं, 1 सेकेंड का टाइम मिलता है तो डिस्कशन हेडिंग कीजिएगा। जन योजना, जन योजना ये आ चुका है। जन योजना कब आया था? कौन लेकर के आया था? तो हेडिंग कीजिएगा जन योजना। जन योजना इसमें लिखिएगा, इसको कहा जाता है द पीपुल प्लान। M.N. राय द्वारा 1945 में M.N. राय द्वारा 1945 में जन योजना को प्रस्तुत किया गया। M.N. राय द्वारा 1945 में जन योजना को प्रस्तुत किया गया। जन योजना को प्रस्तुत किया गया। इसमें लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति, इसमें लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति पर ज़्यादा जोर दिया गया। मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति पर ज़्यादा जोर दिया गया। इसमें कृषि और औद्योगिक दोनों के विकास की बात की गई कि कृषि का भी विकास होना चाहिए और उद्योग धंधों का भी विकास होना चाहिए। और लास्ट आज का है हेडिंग सर्वोदय योजना। सर्वोदय योजना ये योजना तो कृषि आयोजन से प्रेरित थी ना? क्या चीज़? ये योजना तो कृषि आयोजन से प्रेरित थी। हाँ बिल्कुल, कृषि जो आपका है उसमें भी यही तो बात करते हैं कि ज़्यादातर लोगों को फायदा होना चाहिए। मजदूरों की बातें करते हैं ज़्यादातर। हाँ बिल्कुल। चलिए लास्ट हेडिंग लिख लीजिए, उसके बाद जो बचा होगा वो हम कल करेंगे। सर्वोदय योजना। सर्वोदय योजना इसमें नोट कीजिएगा 1950 में जयप्रकाश नारायण द्वारा 1950 में जयप्रकाश नारायण द्वारा ये योजना प्रस्तुत किया गया। यह योजना प्रस्तुत किया गया। इसमें कृषि एवं कृषि आधारित
योजना प्रस्तुत किया गया। इसमें कृषि आधारित लघु कुटीर उद्योगों, इसमें कृषि आधारित लघु एवं कुटीर उद्योगों पर बल दिया गया। सर्वोदय योजना में बल दिया गया कि कृषि का विकास होना चाहिए, कृषि पर आधारित जो छोटे उद्योग धंधे हैं इनका विकास होना चाहिए, ताकि सबका विकास हो। चूंकि जब देश आज़ाद भी हुआ नहीं है, मतलब हालात हो गया, लेकिन गणतंत्र 1950 में हुआ, तो अभी क्या है, बहुत ज़्यादा गरीबी है, समस्याएं बहुत है, ज़्यादातर लोग गरीब हैं। उन्होंने कहा कि सर्वोदय सबका उदय हो, इसके लिए ज़्यादातर लोग कृषि पर आधारित है, कृषि का विकास हो, कुटीर उद्योग का विकास हो, लघु उद्योगों का विकास हो, ताकि सबका विकास हो। इसीलिए इसका नाम ही है सर्वोदय योजना। और जन योजना भी ऐसे था कि लोगों का मूलभूत जो आवश्यकता है वो पूरा हो, रोटी कपड़ा मकान उस समय की मूलभूत आवश्यकता थी। लेकिन आज स्वच्छता शिक्षा इन सब को ले लिया जाता है अपनी मूलभूत आवश्यकताओं में। तो कल हम 50 में इकोनॉमिक फंडामेंटल बजट इंडिया का लगभग 0 था, उस समय से ग्रोथ करने के लिए क्या ये सभी देखिए सब लोग अपनी तरफ से योजनाएं ला रहे थे, क्योंकि किसी न किसी को तो लाना ही था केंद्रीय स्तर पर जो सबके लिए बेहतर काम कर सके। तो ये शुरुआती दौर के नियोजन है जो, क्योंकि अभी पंचवर्षीय योजना आया नहीं है, तो उसके पहले